बैंगलोर स्टैम्पेड बिल्कुल बचाया जा सकता था। ये घटना रोकी जा सकती थी। ये घटना अपने आप में गलत है, इसमें कोई भी दो राय वाली बात नहीं है। 3 दिन से वीडियो मैंने नहीं डाला, लेकिन सोशल मीडिया को मैं ऑब्ज़र्व कर रहा था और वहाँ से जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं आपको बताता हूँ। सोशल मीडिया पे 2 चीज़ चल रही हैं। एक तो मीडिया की रिपोर्टिंग को लेकर के। वहाँ कांग्रेस की सरकार है तो आपने अपनी पत्रकारिता दिखा दी, क्योंकि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। जहाँ बीजेपी की सरकार है, कुंभ हुआ था, भगदड़ हुई थी, तो आपने क्या नाम लेकर के रिपोर्टिंग की थी? अंजना ओम कश्यप के साथ यही सवाल इनके इस वाले वीडियो पे दिखाए जा रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। बात सही है, गलत है, ये बात तो सबको पता है, सर्वविदित है। लोग यही तो कह रहे हैं कि जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ के आपने कभी सवाल पूछे वहाँ की सरकार से? वहाँ पत्रकारिता दिखाई? नहीं, वहाँ तो पीआर एजेंसी बन जाते हैं आप लोग। खैर, मैं तेरी भगदड़ वर्सेस मेरी भगदड़ में नहीं फंसूंगा। यहाँ किसकी जिम्मेदारी थी, क्या कर सकते थे, आगे क्या करना चाहिए, उस पर मैं बातचीत कर लेता हूँ। सिंपल सी बात, पहली बात तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में कुछ ज़रूरत से ज़्यादा उतावलापन दिखाया गया। पहली बात, क्यों उतावलापन दिखाया गया? सरकार की तरफ से भी ऐसा हुआ है ना, आरसीबी की मैनेजमेंट की तरफ से भी हुआ। मैनेजमेंट को लगा कि हम एक बहुत बड़ा हाइप क्रिएट कर लेंगे, बहुत बड़ा माहौल को लेके चले जाएंगे। और दूसरा, कर्नाटक की सरकार को लगा कि हाँ, अभी नया नया मामला है, इवेंट को होने देते हैं, इनकी भावनाओं को अपने से जोड़ लेते हैं, कन्नड़ अस्मिता से जोड़ देंगे, यहाँ की टीम जीती है। ठीक है, पॉलिटिक्स है, आई बॉल्स तो सबको चाहिए, अटेंशन तो सबको चाहिए। करोड़ों लोगों की जो भीड़ है उसका जो अटेंशन है अपनी तरफ खींच लेंगे, ग्रैब कर लेंगे। इससे अच्छा और सरकार के लिए क्या हो सकता है, किसी राजनीतिक दल के लिए क्या हो सकता है? उसने उस हिसाब से सोचा। मैं आपको बताऊं, बैंगलोर की टीम जीती है, उसमें ना तो कोई व्यक्ति कन्नड़ है, जो खेले कोई कन्नड़ से लेने देना नहीं है उनका, कर्नाटका का कोई व्यक्ति नहीं है, कप्तान भी मध्य प्रदेश के हैं। जिस मालिक की ये टीम थी पहले, विजय माल्या की थी, वो कन्नड़। ठीक है, आप उन अस्मिता जोड़ सकते हैं, लेकिन वो तो अब किसी और को बेच दी गई फ्रेंचाइजी। अब तो कुल मिलाकर के आरसीबी वैसे भी किसी भी तरह से कन्नड़ अस्मिता को सेटिस्फाई करने वाली नहीं थी। लेकिन ठीक है, राजनीति पता है सबको कि हम कैसे कर सकते हैं, वो सब करने की कोशिश कर रहे थे। फ्रेंचाइजी को ये लग रहा था कि हम एक हाइप बनाएंगे और जल्दी जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि 4 जो विदेशी खिलाड़ी हैं वो जाने वाले हैं, इसलिए कर लेते हैं। तो दोनों के अपने अपने फायदे थे, कर लिया, क्योंकि आरसीबी 18 साल बाद जीती है। 18 साल बाद जीती है, बहुत अच्छा है। इस स्टैम्पेड को बहुत आसानी से रोका जा सकता था। अभी क्या था कि भावनाएं उफान पर थी, लोग कनेक्ट कर रहे थे। ऊपर से स्टेडियम की जो क्षमता थी वो कुछ हज़ारों में थी, 2.5 लाख लोग पहुंच गए। ये जो संख्या थी इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी? इसलिए बढ़ी क्योंकि आपने टिकट फ्री की हुई थी, और लाखों लोग इसलिए पहुंच रहे थे क्योंकि वो अपने सेलेब्स को बस देखना चाहते थे। अभी रीलबाजी और शोशेबाजी का ज़माना है। पर 30-30, 40-40, 1-1 लाख की टिकट खरीदे, कॉन्सर्ट में जाते हैं, सिंगिंग कॉन्सर्ट में जाते हैं, फलाना कॉन्सर्ट में जाके सेल्फी लिया, फ्लॉन्ट करना है ना। ऐसे ही इसी इवेंट में जाकर के न जाने कितने तो ऐसे मानसिकता वाले होंगे, बस रील डाल ली है, लाइक्स मिल रहे हैं, बस उसी के चक्कर में चले भी गए। खैर, क्योंकि वो बहुत सोचने वाली बात है ना। ठीक है, वो सेलेब है, आपको वैसे भी देखने को कुछ नहीं मिलेगा, है ना, बहुत सिक्योरिटी रहती है ना, फोटो खींच पाएंगे ना, बहुत पास से करीब से आप देख पाएंगे। यार साल मतलब महीने भर तो आप खिलाड़ी को टीवी पे देख ही रहे हैं। अब वो विक्ट्री परेड निकालनी थी तो उसमें आपको शामिल होना था, रील बनानी थी, फ्लॉन्ट करना था, पड़ गया भारी। दूसरी बात, सरकार को थोड़ा सा ना संवेदनशील होना चाहिए था। ठीक है, अब ये ना कि इवेंट सफल होता तो ठीक है, हमें हमें हमने करा दिया, ये है पुलिस यहाँ की, ये है प्रशासन, ये है शासन, ये है शासक, और इवेंट जब फेल हो गया है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा। सेकंड चीज़, सोशल मीडिया पे ये बात भी चल रही थी कि विराट कोहली को अरेस्ट कीजिए। अच्छा, ये अरेस्ट की बात क्यों आ गई? क्योंकि आपको पुष्पा 2 की याद है, जब पुष्पा साहब आए थे, रेवंत रेड्डी साहब ने बोला कि सेलिब्रिटी तो है, बिजनेस कर रहा है वो आदमी अपना, एक व्यक्ति मर गया, कौन जिम्मेदार है इसका? जेल के अंदर डाल दिया था। क्यों? आपको तो परमिशन नहीं दी गई थी, आपने कर कैसे लिया? आपके ऐसे व्यक्ति की मौत हो गई, आप सेलिब्रिटी होंगे, घर पे होंगे, यहाँ पर नहीं होंगे, या गरीब के साथ जनता खड़ी, जनता के साथ, इस गरीब जनता के साथ यहाँ का मुख्यमंत्री खड़ा है। पुष्पा जी चले गए जेल के अंदर। नोबडी इज सेइंग कि पुष्पा को क्या नाम है, अल्लू अर्जुन के साथ गलत हुआ कि सही हुआ। मैं नहीं कह रहा कि सही था कि गलत था, लोगों ने बोलना शुरू किया। फिर विराट कोहली अरेस्ट कीजिए, डालिए, 11 लोगों की जान गई है, परमिशन नहीं तो कैसे और क्यों? क्या मतलब था अभी इस इवेंट का? ये भी बात चलने लगी। किस हद तक सही है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं थी। जब पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हम नहीं कर पाते हैं, मैं पूरी अभी टाइमलाइन आपको बताऊंगा, तो आपको क्या करना था बहुत जिम्मेदारी के साथ। लेकिन आपको लालच 4 खिलाड़ियों का था, वो विदेश चले जाएंगे, और मेगा इवेंट जो हाइप बनाना था वो फिर नहीं बन पाएगा, क्योंकि अभी बहुत हाई पर है, इसको और हाई पे ले जाओ और एक माहौल बढ़िया बना दो, सेट कर दो। वो 4-5 दिन बाद नहीं होता। जब यही इवेंट 5 से 7 दिन, 1 हफ्ते बाद होता, तब तक हर चीज़ कूल डाउन हो जाती,
प्रशासन शासन भी तैयारी कर लेता अपनी, बहुत अच्छी तरीके से कर लेता और इवेंट भी अच्छा सक्सेसफुल हो जाता। 2.5 लाख लोग नहीं पहुंचते, कुछ चंद लाख लोग पहुंचते, सब मैनेज हो जाता। लेकिन अभी क्या था कि गर्मी थी, आपने इवेंट बनाया, उसको और ऊपर ले गए, नहीं हो पाया मैनेज। स्टैम्पेड, स्ट्यूपिड, लोग तो स्ट्यूपिड कह रहे हैं, उन फैंस को स्ट्यूपिड बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ये सैलेब यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या कर लिया आपने पहुँच करके? आपकी जो जान है उसकी कीमत इनसे ज़्यादा है। घर पर टीवी देखिए, ये सब चल रहा है। तो वाकई आप मानिए ये जो घटना थी ना, इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और आगे भी जब भी कोई ट्रॉफी और विक्ट्री परेड जो चलती है ना, आगे जब भी चले, इंस्टेंट कराने की आवश्यकता है ही नहीं। थोड़ा टाइम लीजिए, हाइप आप फिर भी क्रिएट कर लेंगे, लेकिन इतनी नहीं होगी, थोड़ी ज़्यादा, थोड़ी कम हो जाएगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी। लेकिन जान है तो जहान है ना। बेचारे फैंस चले गए संसार से, सब यंग थे। कि ऑर्गेनाइज़र को, सरकारों को और जो फ्रेंचाइजी है ना, सोचना चाहिए। BCCI थोड़ा देखिए क्या हो सकता है इसमें। इंस्टेंट में ये कोई नूडल बनाना जैसा नहीं है, इतना आसान नहीं है कि हाँ इंस्टेंट करा लो सब चीज़ हो जाएगी, तैयार आपका खाना खा पी लीजिए, पेट भर लीजिए। नहीं, आई एम जस्ट सेइंग माई पॉइंट। हफ्ते भर रुकिए, फिर कराइए जो कराना है आपको, तब तो सब चीज़ मैनेज हो जाएगी। जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारी किसकी है, सब जिम्मेदार हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले हमारे देश में जब भी भगदड़ मचती है, जब अलग अलग तरह की भगदड़ें हैं, आप इस भगदड़ से ही समझ लेना कि अब मीडिया ने किस तरह की रिपोर्टिंग कब की थी, आपको थोड़ा ध्यान आ जाएगा। भगदड़ में कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है, छूट के सब आ जाते हैं, होता किसी का कुछ भी नहीं है। जिम्मेदारी लेने की कोई परंपरा भारत के अंदर नहीं है। 2024 में आपको हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का सत्संग याद है आपको? पैर छूने जा रहे थे, धूली लेने जा रहे थे, 121 लोगों की मौत हो गई थी। बाबा की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, कोई बड़ा अधिकारी सस्पेंड नहीं हुआ, किसी का इस्तीफा नहीं हुआ, किसी नेता का। क्या हुआ? कुछ नहीं, बात खत्म, मर गए तो मर गए। इसी साल 29 जनवरी को महाकुंभ में, आज सरकारी जो डाटा है वो 30 लोगों की जान जाने का था। किसने जिम्मेदारी ली? किस अधिकारी का किस अधिकारी का सस्पेंशन हुआ? किस नेता ने अपना इस्तीफा दिया? किसी ने नहीं। 16 फरवरी महाकुंभ के दौरान ही नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी भगदड़ मची थी। 18 लोगों की आधिकारिक जो आंकड़े हैं उनकी जान गई थी। किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, किसी बड़े अधिकारी ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली और इस्तीफा नहीं हुआ। और 4 जून को बेंगलोर में 11 लोग, स्टैम्पेड खत्म, जांच चलेंगी, मामला ठंडा होगा और फिर उम्मीदें धुंधली और रिजल्ट वही। फिर मैं कभी पढ़ रहा हूँगा कि 4 जून को भी ऐसे ही हुआ था, किस नेता का इस्तीफा हुआ और किस अधिकारी का सस्पेंशन हुआ। अभी तो सस्पेंशन का तो नाम आ गया है कि वो SHO और कमिश्नर इन साहब को सबको हटा दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। खैर, सोशल मीडिया पे एक और बात उठी कि जो IPS है वो उनके साथ गलत हुआ है। अब जो अकाउंटेबिलिटी सरकार की थी और गाज इन लोगों पर गिरा दी गई है, SHOs पे, कमिश्नर पे, है ना, सभी लोगों पर इनको सस्पेंड कर दिया गया है। बड़े बड़े लोग इनको डिफेंड कर रहे हैं कि इनकी तो गलती थी भी नहीं, ये बड़े IPS साहब थे, ये बहुत ईमानदार थे अपने आप में। ये बातें चल रही हैं। खैर, मैं सिर्फ रिपोर्ट तक आने का इंतज़ार करूँगा। मेरा तो सिर्फ कहने का मतलब ये है, देश में जब भगदड़ मचती है, लोगों की मौत होती है, तो जिम्मेदारी लेने की परंपरा हमारे भारत के अंदर नहीं है। पहली बात समझ लीजिए। पहले कभी कभी होता हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन अभी तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको एक टाइमलाइन बताता हूँ कि इसका जिम्मेदार कौन है, फिर हम एक कड़ी जोड़ते हैं। 3 जून की रात को जब RCB ने 18 साल बाद IPL का ट्रॉफी जीता, जीत के 8 घंटे बाद ही सुबह 7 बजे RCB ने विक्ट्री परेड की ना घोषणा कर दी। यानी कि इसका मतलब ये है कि विक्ट्री परेड की जो घोषणा की गई वो RCB मैनेजमेंट के द्वारा की गई। इसका मतलब ऑफिशियली RCB मैनेजमेंट अब आ जाओ बीच में भी, अब आपकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदार बन गई। अब पार्टी नंबर 1, ठीक है, हो गई। सुबह 9 बजे फिर कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन KCA ने चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सेलिब्रेशन की तैयारी कर दी, जहां कार्यक्रम होना था, जो कार्यक्रम का वेन्यू था, और वो वेन्यू KCA था। सिंपल। इसके बाद कर्नाटक सरकार ने RCB के खिलाड़ियों को सम्मानित करने का एक स्केड्यूल जारी कर दिया। तो सरकार बिल्कुल तैयार है। आरोपी नंबर 2, जिम्मेदारी लेने की चेन में ये भी आ गई। बेंगलोर पुलिस ने विक्ट्री परेड को इजाजत नहीं दी, जो बात छन करके हमारे पास आई। चिन्ना स्वामी स्टेडियम में सिर्फ सम्मान समारोह की इजाजत मिली थी। अब सवाल यह है कि जब आपने स्टेडियम की इजाजत दे दी तो व्यवस्था इतनी क्यों नहीं हुई कि भाई हमें तो सिर्फ स्टेडियम की इजाजत दी थी, वहाँ पुलिस की कहाँ इतनी मौजूदगी थी। कई सारे वीडियोस तो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि वो भीड़ अंदर तक घुस रही है। भीड़ की आशंका और पुलिस के मना करने के बाद भी RCB ने फैंस के लिए फ्री पासेस तैयार कर दिए। बीच में तो आता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा, इस तरह एंट्री पाएगा, इस तरह के अनाउंसमेंट है भी। और भगदड़ मचाइए बहुत। पहले तो इस आदमी पकड़ो, कौन था उस आदमी को कहने के लिए, किसने कहा उसको पकड़ो, किसने कहा? अभी सुनने वाले सेक्रेटरी को पकड़ लिया RCB के मैनेजमेंट का। तो ये इतना बचकानी चीज़ें नहीं, तो बस सोचने वाली बात है ना। आप सिर्फ अनाउंसमेंट कर रहे हो, लाखों की भीड़ तैयार खड़ी है और भाग दौड़ शुरू, एक गिरा नहीं और बाकी मत समझो कि हिसाब किताब खराब हुआ नहीं।
जब अनाउंसमेंट हो जाती है, लाखों फैंस स्टेडियम के बाहर पहुंच जाते हैं, पुलिस की अच्छी व्यवस्था थी ही नहीं, फैंस अंदर जाने के लिए बेताब थे, उनको देखना था, रील बनानी थी, पोस्ट करना था, फ्लॉन्ट करना था अधिकांश को। तो जिम्मेदारी की अगर आप चेन निकालेंगे तो आपको पहले आरसीबी का मैनेजमेंट, कर्नाटक की सरकार, तीसरा पुलिस। जब चिन्नास्वामी स्टेडियम में कार्यक्रम कराने की इजाज़त दी तो स्टेडियम में ही पर्याप्त पुलिस नहीं थी आपकी, फोर्स कहाँ थी? तो जिम्मेदार तो आप भी हैं। फिर सरकार की जिम्मेदारी है कि बड़े बड़े पदों पर बैठे सरकारी आदमी, जिसमें डिप्टी सीएम भी शामिल हैं, ये खुद तो कार्यक्रम में शामिल हुए लेकिन बाहर मर रहे लोगों की चिंता नहीं की। इन सब के बीच ऐसे वीडियो भी देखे गए जिसमें खूब चर्चा हो रही है। हजारों की संख्या में फैंस गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वहाँ एक भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है। तो गलतियाँ तीनों की तरफ से हुई हैं। तो इस टाइमलाइन से आपको समझ में आ गया। कंक्लूड अगर पूरी कहानी को मैं करूँ तो ये है कि इंस्टेंट इवेंट कराने के बजाय थोड़ा सा ना खुमार को उतरने दीजिए, काम कराइए अपना। 5-7 दिन आप भी थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए, फिर 7 दिन बाद आइए। आपको जो स्टेडियम में सम्मान समारोह इत्यादि जो कुछ करना है, फ्री पासेस बांटने हैं, वो 5-7 दिन बाद कीजिए। बहुत सी भीड़ तो वहाँ छिट जाती है, ऐसे नहीं होता है। सिंपल। ये टॉपिक तो यहाँ खत्म। आईपीएल की भव्यता पर एक सवाल मुझे और पूछना है, ये बड़ा अपने आप में बड़ा मुझे रोचक लगा। देखिए, आईपीएल में जो मुनाफा होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन आप रिसर्च करने कहीं चले जाइए, उस पर टैक्सेस लगाएंगे, जीएसटी लगेंगे, है ना जी। अब बताता हूँ आईपीएल का बिजनेस मॉडल। पहली बात तो जब आईपीएल शुरू होता है तो सट्टा का बाजार बिल्कुल चरम पे पहुंच जाता है। लोग इसमें अपनी किस्मत आजमाने चले जाते हैं। उनको लगता है कि आज मैं लगाऊंगा, शाम तक मैं करोड़पति और रात को 4-5 BMW और फिर अपनी लाइफ सेट है। इस उम्मीद के साथ सारे युवा इसमें घुस जाते हैं। और ये जो ऑनलाइन की फैंटेसी गेम है ना, लाखों लोगों का ये लत बन गई है, सामाजिक समस्या को जन्म दे दिया है। ये पूरा जो उद्योग है साल भर पहले ही 9,100 करोड़ रुपए का हो चुका था और ये हर साल लगातार 30% की सालाना रेट से बढ़ रहा है। हर साल 30% की रेट से। तो सोचिए कितने करोड़पति भारत के अंदर अगले साल पैदा होंगे, फिर किस्मत आजमाई जाएगी और करोड़पति की लिस्ट में जाके इनको शामिल होना है। उसके लिए फिर से घर बैठ करके किसी कमरे में या फिर कूलर के सामने बैठ करके किस्मत आजमाएंगे, सोएंगे और उठते ही करोड़पति बन जाएंगे। उसी उम्मीद के साथ फिर एक बार और पैसे लगा करके यही चेन पे चलते जाएंगे। सरकार इसमें मिलने वाले पैसों को अस्थाई आमदनी की कैटेगरी में रखती है और 30% की टैक्स से वसूलती। 5 करोड़ अगर आपने कमा लिया तो आपको पूरा 5 करोड़ नहीं मिलेगा, आपको 30% काट के पैसा मिलेगा, जीते तो इस तरह से इस कारोबार को ना एक वैधता मिल गई, लीगल है। तो लोग इतने पागल हैं कि अपने घर की जायदाद लगा दे रहे हैं, माँ बाप के फ़ोन बेच दे रहे हैं, चीज़ें खराब कर दे रहे हैं, गाड़ियाँ बेच दे रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर दे रहे हैं सिर्फ करोड़पति बनने के लिए। मीडिया रिपोर्ट सोशल मीडिया पे भरी पड़ी है, गूगल कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो एक बात होगी। सेकंड साइड पे आ जाइए। क्रिकेट को कारोबार में बदलना कोई बड़ी बात नहीं है। पहले भी इंडिया पाकिस्तान के मैच होते थे, तो अब स्पॉन्सर के रेट देख लीजिए आप, है ना, क्या क्या चीज़ें निकल के आती थी, क्या हाइप क्रिएट किया जाता था, ये तो पुरानी बात है। लेकिन आईपीएल ने इसे बहुत बढ़िया बिजनेस मॉडल बना दिया। इसके बावजूद सरकार की मेहरबानी ऐसी है कि इस पूरे बिजनेस पर पूरा कोई टैक्स नहीं लगता। 2023 तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक आईपीएल से 11,770 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है, जिसमें बीसीसीआई का जो विशुद्ध लाभ है वो है 5100 करोड़ रुपए। वो प्लस में है, नीचे नहीं, 5100 से प्लस। और फ्रेंचाइजी टीमों का जो औसतन हर साल 800 से 1000 करोड़ रुपए का मुनाफा होता है और उस मुनाफे पर टैक्स नहीं लगता। और आप रिसर्च करने चले जाइए, टैक्स, पढ़ाई पे चले जाइए, टैक्स, बल्ले ही बल्ले। इसी नज़रिए पे छोड़ करके मैं आपसे नमस्कार कहूँगा। क्या कहना है आपका, मेरी भोली जनता और मेरी बहुत प्यारी मासूम जनता? नमस्कार। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।